टाइगर का हुक्म। हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, मेरा नाम है अमन सिंह और आज के इस वीडियो में हम जो है डॉपलर इफेक्ट को कवर करने वाले हैं और इस पर हम जो है एक जेई एडवांस का क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे और उससे आप जो है इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन बहुत ही इजी वे में सीख जाओगे। अब सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप जो है एक सिचुएशन कंसीडर कीजिए जहां पर हमारे पास एक कार है यहाँ पर और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है। अब ये जो कार है इसका जो ड्राइवर है वो रजनी सर का जो है बहुत बड़ा फैन है, तो वो एक्चुअली में लेटेस्ट सॉन्ग जो है उनके मूवी का प्ले कर रहा है अपने कार के अंदर। ठीक है, अब इस सिचुएशन को मैं जो है बोर्ड पर बनाता हूं। अब यहाँ पर वो कार है और कार जो है हमारा सोर्स की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पर जो ऑब्जर्वर प्रेजेंट है वो हमारे ऑब्जर्वर की तरह एक्ट करेगा यहाँ पर इस सिचुएशन के लिए। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर जो कार है उससे जो है क्या हो रहा है, म्यूजिक उसके अंदर प्ले हो रहा है, तो उससे जो है साउंड वेव एमिट हो रही है जो कि एक्चुअली में ऑब्जर्वर की तरफ प्रोपोगेट कर रही है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर उस वेव में से एक वेव यहां पर कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर ये जो वेव है यहां पर ये हमें दिख रहा है कि वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पर पहुंची, मीन्स जहां से चली थी वहां पर आ चुकी है। सेम स्टेट ऑफ मोशन को ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब इन दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ के बराबर है, जिसको मैंने लैम्बडा कह दिया। ठीक है, अब यहां पर मुझे ये दिख रहा है कि पार्टिकल मीन से ही चला है और मीन पर पहुंच गया है। इसका मतलब टाइम कितना लगा, टाइम पीरियड के बराबर। और अगर मैं मान लू ये जो वेव है वो v वेलोसिटी से चल रही है, मीन्स ये स्पीड ऑफ जो साउंड वेव है वो v है विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम इन विच द साउंड इज प्रोपोगेटिंग। इसका मतलब क्या है, अगर इस रीजन में मैं कंसीडर करूं कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो एयर है, हमारा जो मीडियम है वो एयर है, तो उस केस में अगर मैं मान लेता हूं ये साउंड वेव चली है कांस्टेंट वेलोसिटी v से विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये वो कांस्टेंट वेलोसिटी v जो है रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। तो यहां पर टाइम को मैं लिख सकता हूं सिंपली डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो लैम्बडा बाय v क्या आ गई मेरे पास, यहां पर टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। टाइम पीरियड का इनवर्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मेरे पास v बाय लैम्बडा आ चुकी है यहां पर। ठीक है, अब कुछ समय बाद क्या होगा, जो वेव यहां से चली है वो इस ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर वेव जो है यहां पहुंची होगी। ठीक है, अब ये डिस्टेंस भी लैम्बडा है। ठीक है, क्योंकि यही वेव जो है चल करके यहां पहुंची है। अब यहां पर ये अभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रही है, तो अगर मैं मान लूं इसका टाइम पीरियड कुछ t डैश होगा, जितने टाइम में वो एक्चुअली में क्रॉस कर जाएगी इस ऑब्जर्वर को, तो यहां पर t डैश जो है क्या हो जाएगा, लैम्बडा बाय v। तो यहां से मुझे ये दिख रहा है कि t डैश और t की वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली इक्वल है। इसका मतलब क्या है, जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर एंड पर पहुंची है वो मेरे f के बराबर है। इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी जो कि सोर्स के द्वारा एमिट की गई थी इनिशियली, वही सेम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर एंड पर पहुंची है। मीन्स अगर यहाँ पर सॉन्ग प्ले हो रहा है विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी f0 अगर मान लें, तो यहाँ पर भी f0 फ्रीक्वेंसी की ही साउंड जो है ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही होगी। इसका मतलब दोनों अगर सोर्स और हमारा ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो उस केस में फ्रीक्वेंसी का कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो क्या ये डॉपलर इफेक्ट है? नहीं भाई, अभी तक डॉपलर इफेक्ट पिक्चर में ही नहीं आया है। अब इस सिचुएशन को ही आप ऐसे कंसीडर करो कि यहाँ पर ये जो सोर्स है, ये कार जो है वो मूव करने लगी टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, या फिर ऑब्जर्वर जो है वो भागने लगा टूवर्ड्स कार। तो उस केस में क्या हो रहा है, एक्चुअली में मेरे सोर्स और मेरे ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो रिलेटिव मोशन जब होगा तो यहां पर क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी हमारी f0 ही आई थी ऑब्जर्वर एंड पर, अब वो जो है
तो जो फ्रीक्वेंसी F0 ही आई थी मेरे ऑब्जर्वर एंड पर, अब वो F0 नहीं आएगी, वो चेंज हो जाएगी, वो एक अलग फ्रीक्वेंसी आएगी जिसको हम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कह देंगे, और उसकी जो वैल्यू है वो हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से निकालते हैं। तो हाँ जी, जब यहां पर रिलेटिव मोशन ऑकर कर रहा है सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में, तो उस केस में जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में हमारे ऑब्जर्वर एंड पर पहुंच रही है, वो डिफरेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी विच वाज ओरिजिनली एमिटेड बाय द सोर्स होगी, और इस केस में हम बोल देंगे कि यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट काम कर रहा है। तो यही चीज है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट सिंपली ये कहता है, जब भी रिलेटिव मोशन ऑकर करता है मेरे सोर्स और मेरे ऑब्जर्वर के बीच में, तो ऑब्जर्वर एंड पर जो फ्रीक्वेंसी पहुंचती है वो डिफरेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी होती है जो कि ओरिजिनली एमिट किया गया था सोर्स के द्वारा। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर आपको वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूला की हेल्प से मिलेगी, और ये फॉर्मूला आपको जो है याद होना चाहिए, और मेजॉरिटी जनता को यहाँ पर याद भी होगा अगर उन्होंने कभी भी डॉपलर इफेक्ट पढ़ा होगा। पर यहाँ पर कुछ बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया यहाँ न्यूमरेटर में ऑब्जर्वर आएगा या फिर सोर्स आएगा, या डिनोमिनेटर में ऑब्जर्वर आएगा या सोर्स आएगा। तो सिंपली आप इस सॉन्ग को याद कर लो। तो ओम शांति ओम में ये सिंपल दिख रहा है कि ओम पहले आता है और ओम का इनिशियल लेटर ओ है, तो पहले कौन आएगा? ऑब्जर्वर, मींस न्यूमरेटर में आएगा ऑब्जर्वर, और शांति बाद में आई है तो शांति डिनोमिनेटर में आएगी, उसका इनिशियल लेटर ले लो एस और उसे लिख दो, तो फॉर्मूला जो है आपका ये बनकर आ जाएगा। इस वे से आप जो है एक्चुअली में ये याद रख सकते हो कि न्यूमरेटर में ऑब्जर्वर आएगा और डिनोमिनेटर में सोर्स आएगा। आई होप सो यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब इसके आगे एक और इंपॉर्टेंट बात, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी मेरे ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में जो रिलेटिव सेपरेशन है वो डिक्रीज होगा, तो उस केस में क्या होगा? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि जब भी हमारे ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में जो रिलेटिव सेपरेशन है वो बढ़ेगा, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक सिचुएशन है जिसमें किसी फ्रीक्वेंसी से इस कार के अंदर जो है क्या हो रहा है, सॉन्ग प्ले हो रहा है, और मेरा ऑब्जर्वर जो है इस कार को अप्रोच कर रहा है, तो रिलेटिव सेपरेशन इनके बीच डिक्रीज होगा, और ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी जो कार ने ओरिजिनली एमिट की थी उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी एक्चुअल में, जो कि आप सभी लोग फील भी कर सकते हो इस साउंड के हेल्प से। अब वहीं दूसरा केस ये ले लेते हैं कि सोर्स हमारा यहीं पर है और हमारा जो ऑब्जर्वर है वो दूर जा रहा है इस सोर्स से, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में रिलेटिव सेपरेशन इनके बीच में बढ़ जाएगा। रिलेटिव सेपरेशन बढ़ जाएगा तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। मतलब अगर मेरे सोर्स के द्वारा जिस फ्रीक्वेंसी से जो है म्यूजिक प्ले हो रहा था, उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी जो है एक्चुअली में ऑब्जर्वर को सुनाई देगी, जो कि आप फील कर सकते हो इस साउंड को सुन करके। अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूं, मैं इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है उसे समझाता हूं। एक जेईई एडवांस का पीवाईक्यू लूंगा, उससे हम एक्चुअल में समझ लेंगे कि इस फॉर्मूले को लिखना कैसे है जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप जो है इजीली टैकल कर पाओगे डॉपलर इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स को। तो चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर लिखा नहीं है, सिंपली जो सिचुएशन हमें दिया है उसे मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास एक कार है जो कि एज अ सोर्स एक्ट कर रही है, जिसका स्पीड हमें गिवन है, इसका F0 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पर एक दूसरा कार है जो कि सोर्स S2 की तरह एक्ट कर रहा है जो कि रेस्ट पर है, और इसका F0 मींस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से साउंड वेव वो एमिट कर रहा है वो वैल्यू गिवन है, और इसके लिए भी वही F0 वैल्यू गिवन है, और दोनों के लिए सेम वैल्यू है 120 हर्ट्ज। और यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर से इस सोर्स 2 को अप्रोच कर रहा है, और यहाँ पर इनिशियल सेपरेशन जो है
दे रखा है डायग्राम के अंदर हमें, और यहां पर पूछा है कि कितने नंबर ऑफ बीट्स जो हैं वो ऑब्जर्वर एक्चुअल में सुनेगा। ठीक है, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट का है कैसे। तो देखिए, डॉपलर इफेक्ट में हमने ये समझा कि जब भी रिलेटिव मोशन ऑकर करेगा सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में तो डॉपलर इफेक्ट आएगा पिक्चर में। तो मेरा ऑब्जर्वर कौन सा है, ये है, मेरा सोर्स क्या है, एक तो ये है और एक ये है। तो इसके रिस्पेक्ट में इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, वो क्लियरली दिख रहा है। इसके और इसके बीच में अगर मैं देखूं तो रिलेटिव मोशन ऑकर कर रहा है, हाँ जी कर रहा है। और हमें एक्चुअली में क्या निकालना है, कितनी बीट्स ऑब्जर्वर जो है सुनेगा। बीट्स अगर आपको याद है तो वो एक्चुअली में होता है दो फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज का डिफरेंस। ठीक है, वो होती है हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स। तो मतलब हमें इस ऑब्जर्वर पर अपेरेंट फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करना है और उसके डिफरेंस को ले लेना है। तो एक्चुअली में हमें ये पता चल जाएगा कि तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली में कितने नंबर ऑफ बीट्स जो है ऑब्जर्वर को सुनाई देंगी। इसका मतलब ये है रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी हमें जो है फाइंड करनी है इस ऑब्जर्वर एंड पर। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है इस ऑब्जर्वर एंड पर। तो इसका मतलब ये है कि ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला को हमें यूज करना पड़ेगा। और ये किसका पार्ट है, डॉपलर इफेक्ट का पार्ट है। तो इस वजह से डॉपलर इफेक्ट का ये सवाल है। आई होप सो ये चीज क्लियर है अभी तक। अब हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर हमें ये पता है कि ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। ठीक है, अब यहां पर पहले हम डॉपलर इफेक्ट को लगाएंगे इस ऑब्जर्वर और इस सोर्स के बीच में, और फिर हम डॉपलर इफेक्ट को लगाएंगे इस ऑब्जर्वर और इस सोर्स के बीच में। ठीक है, अब ये एक कार है, ठीक है, जो कि आप सभी को यहां स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब ये कार है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, और विथ टाइम क्या हो रहा है, इनके बीच में सेपरेशन जो है डिक्रीज हो रहा है। और ये वही कार मान लीजिए जिसमें रजनी सर के फैन बैठे हैं, तो वो अपना गाना जो है प्ले कर रहे हैं, और वो गाना जो है F0 फ्रीक्वेंसी से एमिट हो रहा है। ठीक है, मीन्स वो वेव जो है वो F0 फ्रीक्वेंसी से एमिट हो रही है। अब यहां पर देखिए, यहां पर रिलेटिव सेपरेशन जो है ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में घटेगा, और मैंने ये बोला कि रिलेटिव सेपरेशन जो है वो घटना चाहिए। तो घटना चाहिए इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि अगर इस फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को मैं F1 ले लूं तो मुझे स्पीड ऑफ द साउंड गिवन है क्वेश्चन में, वो वैल्यू जो है मैंने यहां लिखी नहीं है पर वो गिवन है क्वेश्चन में। v की वैल्यू हमें 330 मीटर पर सेकेंड गिवन है, जो कि स्पीड ऑफ साउंड है विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम, और यहाँ पर एयर हमारा मीडियम है। तो v की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, v की वैल्यू 330। ठीक है, तो पहली वैल्यू मैंने पुट कर दी, डिनोमिनेटर में भी 330 एज इट इज आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में भी v है। अब यहां देखिए, यहां पर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी लिखना बाकी है। अब ऑब्जर्वर यहां पर देखिए कितने से चल रहा है, ऑब्जर्वर जो है 36 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है। तो इसे मैं सबसे पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दूंगा 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स के पास जा रहा है, तो इनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है, मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए मतलब मेरा न्यूमरेटर बढ़ना चाहिए। न्यूमरेटर कब बढ़ेगा, जब मैं नेगेटिव वैल्यू के साथ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को पुट करूं या फिर पॉजिटिव साइन के साथ। सीधा फंडा है, जब प्लस साइन के साथ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को पुट करूंगा तब न्यूमरेटर ओवरऑल बढ़ जाएगा। सोर्स की वेलोसिटी कितनी है, 0 है, मींस डिनोमिनेटर में कुछ प्लस माइनस का लोचा ही नहीं है। और F0 की वैल्यू जो है हमें गिवन है 120, तो यहां से F1 की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये हो गई 340/330 इंटू 120। ये है हमारा F1 फ्रीक्वेंसी, मीन्स अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर के लिए जो कि सोर्स S2 के कारण जो है सुनाई दे रही होगी। इसे
इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से बड़ी आई है, क्योंकि ये ओवरऑल टर्म 1 से बड़ी है। तो मतलब ऑब्जर्वर एंड पर जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो ग्रेटर देन 120 हर्ट्ज होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो है इन दोनों के बीच में डॉपलर इफेक्ट लगाई है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी डॉपलर इफेक्ट लगाना बाकी है, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी रिलेटिव मोशन ऑकर कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर लिख देता हूं साइड में 340 अपॉन 330 इंटू 120, तो हो जाएगा 34 अपॉन 33 इंटू 120 हर्ट्ज। ठीक है, ये पहली वैल्यू आ चुकी है हम सभी के पास। अब मुझे जो है यही सेम फॉर्मूला लगाना है, पर अब हमें फ्रीक्वेंसी F2 फाइंड करनी है। ठीक है, अब सबसे पहला काम मैं ये करता हूं कि इसे भी जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 108 इंटू नीचे करता हूं, हो सकता है लाइट के कारण दिख नहीं रहा हो, 108 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 30 आ गई है इसकी वैल्यू। अब यहां पर F2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पर आपको ये चीज समझना पड़ेगा, और इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर पिक किया है कि यहां पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, यहां वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, पर एक्चुअली में ये वो दोनों वेलोसिटी है जो कि अलोंग लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि मेरे ऑब्जर्वर और सोर्स को जो है कनेक्ट कर रही है, और जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर हम लिखेंगे वो वाली वेलोसिटी लिखेंगे जो कि सोर्स के अलोंग है, और यहां पर वेलोसिटी ऑफ सोर्स वो वाली लिखेंगे जो कि ऑब्जर्वर के अलोंग है। तो यहां पर नोट करके लिख लीजिए, यहां पर फॉर्मूला तो यही दिख रहा है कि VO एंड VS है, पर बेटा ये भी चीज है कि ये VO और VS वो वेलोसिटीज हैं ऑब्जर्वर और सोर्स की जो कि एग्जिस्ट करती है अलोंग लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब यहां पर अगर ये वाला वेलोसिटी चाहिए तो मुझे इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा। मान लेते ये एंगल कुछ फाई है, तो ये चीज कितनी हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी 10 cos फाई। यहां आ जाइए, यहां पर मान लेते हैं ये एंगल कुछ थीटा है, तो मुझे क्या चाहिए, अब यहां पर इसको अपडेट कर देता हूं मैं, और ये वैल्यू थी मेरे पास 30 आ गई थी मेरे पास। तो मुझे क्या चाहिए, अब 30 नहीं चाहिए, 30 का cos थीटा वाला कंपोनेंट है, क्योंकि सोर्स का cos थीटा वाला कंपोनेंट अलोंग ऑब्जर्वर है। तो हम क्या करेंगे, 30 cos थीटा यहां पर फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब मुद्दा ये है कि थीटा और फाई मिलेगा कैसे, तो उसके लिए हमें ये डिस्टेंसेस की वैल्यू दे रखी है। यहां से मैं tan थीटा लिख सकता हूं। tan थीटा क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये कितना हो जाएगा 600 अपॉन 800, ये हो जाएगा 3/4, और यहां से थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 37 डिग्री। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90, ये 37, तो फाई की वैल्यू अपने आप 53 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इस केस में क्या हो जाएगा, 10 cos 53 sin 37 के बराबर होता है, तो 3/5, तो ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और यहां पर क्या है हमारे पास, 30 cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू कितनी है 37, cos 37 sin 53 के बराबर 4/5,
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगी हमारी वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो यहाँ आपने देखा, यहाँ पर डायरेक्टली 30 नहीं लिखा है हमने वो कंपोनेंट लिया जो कि अलोंग सोर्स था। यहाँ पर डायरेक्टली हमने जो है 10 मीटर पर सेकेंड नहीं लिखा है, हमने वो कंपोनेंट लिया जो कि अलोंग सोर्स था। यहाँ पर वो कंपोनेंट लिया जो अलोंग ऑब्जर्वर था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर, नहीं तो आप डायरेक्टली वही वैल्यूज यूज करते तो रॉन्ग आंसर आता आप सभी का। ठीक है, हमारे पास अब VS आ चुका है जो कि एक्चुअल VS हमने पुट करना है, हमारे पास VO आ चुका है जो कि एक्चुअल में हमें पुट करना है। तो अब बस वैल्यूज पुट करने हैं, हमें F2 भी मिल जाएगा यहां से। अब F2 की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो कितना है, हमें 330 पता ही है V की वैल्यू, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो अब देखिए यहां पर क्या होना चाहिए, रिलेटिव सेपरेशन घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी तब बढ़ेगी जब यहां पर जो है पॉजिटिव टर्म ऐड हो, और दूसरी चीज तब बढ़ेगी जब न्यूमरेटर डिक्रीज हो। न्यूमरेटर डिक्रीज होने का मतलब क्या है, नेगेटिव टर्म यहां पर आए। पर वहीं अगर मैं उल्टा सिनेरियो ले लेता कि यहां पर ये दोनों जो है एक दूसरे से दूर जा रहे होते, जो कि आपको एनिमेशन में दिख रहा है, अगर ये दोनों दूर जा रहे होते तो क्या होता, रिलेटिव सेपरेशन बढ़ जाता। रिलेटिव सेपरेशन बढ़ने के कारण क्या होता, फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होती। तो न्यूमरेटर में मैं सब्ट्रैक्ट करता और डिनोमिनेटर में जो है टर्म को ऐड करता। तो आई होप सो ये चीज क्लियर है। तो यहाँ दोनों पास आ रहे हैं तो क्या होगा, न्यूमरेटर बढ़ना चाहिए क्योंकि अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो यहाँ पर 330 प्लस यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है 6 और वेलोसिटी ऑफ सोर्स है 24, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया इनटू 120। अब यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 336 अपॉन 306 इंटू 120। तो यहां से F2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब आपको नंबर ऑफ बीट्स निकालना है तो F2 माइनस F1 कर दीजिए, और जब आप कैलकुलेटर से वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 8.2 हर्ट्ज जो है बीट की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपको अप्रोक्सीमेट करके लिखना है तो 8 आएगी एक्चुअली में बीट्स, मीन्स नंबर ऑफ बीट्स जो एक्चुअली में ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही होगी। तो आई होप सो आप सभी को ये जो सोल्यूशन है वो बहुत ही बढ़िया वे में क्लियर हुआ होगा। कैसे डॉपलर इफेक्ट के इस फॉर्मूले को जो है आपने यूज करना है, ये देखते हुए कि दोनों जो है एक दूसरे के पास आ रहे हैं या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और कैसे फिर इन साइन कन्वेंशंस के साथ खेलना है। आई होप सो ये चीज आप सभी को क्लियर हुई होगी। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं।